आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है जैसा कि और उसका जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट आपका पेपर देखने वाले। इस पेपर को आप पूरा करके जाए। आपकी जो है इसके अलावा हमने प्रैक्टिस पेपर करवा रखे हैं, ठीक है। आपके प्रैक्टिस पेपर 3 करवा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम करेंगे और आगे भी हम करेंगे, ठीक है। तो उन वीडियोस को जरूर देख ले जो 3 आपके लिए प्रैक्टिस पेपर बनाए गए। उसके अंदर भी पेपर आपको बताया गया है, ठीक है। एक पेपर बनाया गया आपके लिए और आज का ये वीडियो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 40 नंबर का आपका पेपर होने वाला है आज और टाइम आपके पास 2 घंटे का होगा। सामान्य निर्देश पे आते हैं तो सामान्य निर्देश आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या है सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश में कहा गया है इस प्रश्न पत्र में जो है सेक्शन 3 सेक्शन होंगे आपकी, ठीक है। सेक्शन ए होगा, उसमें 8 क्वेश्चन होंगे और उसमें से जो 8 क्वेश्चन होंगे वो जो है 2 अंक के होंगे सारे क्वेश्चन। सेक्शन बी होगा आपका 3 प्रश्न है इसमें और 4 अंक के क्वेश्चन है। और जो सेक्शन सी है आपका उसमें जो है 2 क्वेश्चन होंगे 6-6 नंबर वाले, ठीक है। तो इसको आप देख लेना और कितने शब्दों में लिखना है आपने देख ही लिया और ये फॉर्मेट है, आपको एक ही बार में पता हो जाना चाहिए। उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। इंग्लिश में आएंगे तो इंग्लिश में भी वही आपका जर्नल इंस्ट्रक्शंस है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ए बी सी 3 सेक्शंस है, ठीक है। बाकी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, यहाँ मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। आगे आते हैं हम सेक्शन ए पे। सेक्शन ए आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और सेक्शन ए में जो है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। देखते हैं इन क्वेश्चनों के आंसर्स को, सभी प्रश्न के जो उत्तर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया है, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित संसदात्मक कार्यपालिका का वर्णन करो। उत्तर पे आते हैं हम, तो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित संसदात्मक कार्यपालिका को आपको वर्णन करना है, बताना है। तो संसदात्मक इस प्रकार की जो कार्यपालिका है इसमें क्या होता है, सरकार का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। वह विधायक में जो है बहुमत दल का नेता होता है और वह विधायिका के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी। यानी जो भी विधायिका क्वेश्चन पूछेगी उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आपने पहला क्वेश्चन देखा, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके। इसी के बाद जो है आपका अथवा आता है। अथवा और है आपका अथवे में पूछा गया संविधान के अनुच्छेद 74 का पहला का जो संबंध है वो किससे है, उसको लिखना है आपको। तो यहाँ पे आते हैं हम इसके आंसर्स पे। तो उत्तर पे आते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया, यहाँ पे प्रधान होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है इसका मुखिया होगा, प्रधान होगा। राष्ट्रपति जो है अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। परंतु राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है। देखिए अब मैंने जैसा कि बताया आपको मंत्री परिषद है, ठीक है। मंत्री परिषद ये जो है इसके जो मंत्री परिषद है इसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। और प्रधानमंत्री होता है और जो प्रधान मंत्री परिषद है इसके पास इतनी शक्ति होती है कि राष्ट्रपति को उसके पद से जो है हटा सकता है, इतनी ताकत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद से कोई जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा कि कानून बनना है इसको, लेकिन राष्ट्रपति जो है इसे वापस लौटा सकता है मंत्री परिषद के पास कि आप इसके ऊपर क्या करिए, पुनर्विचार करिए, इसको सुधार करिए, इसमें और सुधार करिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार की जो है पश्चात सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। पुनर्विचार कह दिया, ठीक है, करने को, आप पुनर्विचार उन्होंने कर लिया, फिर जो है वो वापस भेजेंगे मंत्री परिषद राष्ट्रपति के पास वापस भेजेंगे। ऐसे में क्या होगा, फिर राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही होगा क्योंकि मंत्री परिषद जो है पूरी तरह मान लीजिए नाम मात्र की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। कहने को कुछ नहीं और ना कहने को तो भी बहुत इसके पास शक्तियां है, ठीक है। इसके पास शक्ति आप कह सकते है भी नहीं भी, ठीक है। ये इसको पूरी तरह हम कह नहीं सकते कि इसके पास शक्ति नहीं है या इसको पूरी तरह नहीं कह सकते हम कि इसके पास शक्ति है, ठीक है। सारी को जो शक्ति है उसका यूज वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सरकारी व गैर सरकारी विधेयक से आप क्या समझते हैं। देखिए विधेयक होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। मैंने आपको बताया है कि संसद होते हैं, संसद के जो है 2 सदन है, ठीक है। संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। इनमें अगर कोई विधेयक, अगर कोई भी चीज पारित होती है कानून बनने के लिए कि ये बनना चाहिए, तो वो इसमें या इसमें कभी किसी में भी लोकसभा या राज्यसभा में जा सकती है, ठीक है। तो राज्यसभा या लोकसभा में किसी में भी गई। अभी क्या है, अभी के समय वो विधेयक है, ठीक है। ये विधेयक अभी चल रहा है।
जब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही राष्ट्रपति जो है साइन कर देगा अपने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो विधेयक जो चला आ रहा था उसको इस समय तक विधेयक कहते हैं जब तक वो राष्ट्रपति के पास जाता है, लेकिन जब राष्ट्रपति उसके ऊपर जो है सिग्नेचर कर देता है तो वो विधेयक क्या बन जाता है, कानून। तो इस तरह जो है विधेयक कानून बनता है, ठीक है। तो इससे पूछा गया सरकारी विधेयक क्या होते हैं, तो सरकारी विधेयक वे विधेयक होते हैं जो संसद में क्या है, सरकारी विधेयक वे विधेयक होते हैं, विधेयक आएगा, ठीक है, होते हैं जो मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाते हैं। यानी वे मंत्री जो मतलब आप जानते होंगे चुनाव लड़के जो आते हैं मंत्री, उनके द्वारा जो है इसे जो है पेश किया जाता है। और गैर सरकारी विधेयक वे होते हैं जो मंत्री नहीं बल्कि जो है वह विधेयक, गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होते हैं जो संसद का अन्य कोई सदस्य पेश करता है। तो इसमें जो है गैर सरकारी विधेयक आ जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था कुछ इस तरह से। आगे आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा है जनहित याचिका किस तरह जो है गरीबों की मदद कर सकती है, अपने विचार कर सहित लिखिए। मैं बार बार नहीं कहूंगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको जो है करके जाना है। और ये वे क्वेश्चंस है जो हर बार आते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है आपको। जनहित याचिका किस तरह जो है गरीबों की मदद कर सकती है, अपने विचार तरह से लिखना है आपको। तो पहले जानिए कि जनहित याचिका होती क्या है। जनहित याचिका जो है 1970 में जो है आई थी। इसके अंदर क्या था कि लगभग 1970 में आई थी, डेट अगर कहे तो। और इसमें जो है इसका क्या था, काम क्या था, तो ये एक गरीबों के लिए जो है बनाई गई थी। खासकर गरीबों के लिए नहीं, सभी के लिए बनाई गई थी, लेकिन इनसे फायदा गरीबों को पहुंचा सबसे ज्यादा। देखिए कोई भी जो है लड़ाई झगड़ा है कुछ भी हो जाए, कोई बड़ा आदमी होता है, अमीर आदमी यहाँ पे मैंने शो कर दिया, यहाँ पे क्या है गरीब आदमी। तो अमीर आदमी ने कुछ किया तो गरीब आदमी कुछ नहीं कर पाता, वो कानून के चक्कर कहाँ लगाएगा, अदालत के चक्कर कहाँ लगाएगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। एक तो और वो जो है दबा हुआ है एक तरह से, जो है इसके पास बहुत पावर है, इसके पास बहुत पहुंच है, ठीक है, यहाँ तक कि इसके पास पुलिस वालों तक की जो है पहुंच है। तो यहाँ पे देखिए गरीब आदमियों की जो है बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, इनकी बातें नहीं सुनी जा पा रही थी। तो ऐसे समय में क्या है कि ये जो अमीर आदमी है, यहाँ पे जो आपने देखा अमीर आदमी को, अब इसके खिलाफ जो है जरूरी नहीं है कि ये गरीब आदमी खुद जाकर जो है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाए, ठीक है। पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखाए, या तो कोई संस्था हो सकती है, या वो खुद हो सकता है, या कोई जो है अदालत हो सकती है, खुद जो हो उसको अपने हिसाब से जो है मतलब उसका केस जो है लड़ा जा सकता है, ठीक है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि जिसने केस किया है या जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है वो जरूरी है कि कोर्ट में पेश हो, ठीक है। तो इसलिए जो है गरीब जनहित याचिका बनाई गई थी, और इससे जो है 1970 में लगभग ये आई थी, लेकिन जो है 1980 के दशक से लोगों ने जो है इसे जानना चालू कर दिया, ठीक है, लोगों को जो है इसे मतलब जानने लगे लोग। तो जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं होता है कि पीड़ित पक्ष जो है वो खुद अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा जो है पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जाना आपने जनहित याचिका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हानि का सिद्धांत। हानि का सिद्धांत है क्या, 2 नंबर में क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हानि का सिद्धांत का अर्थ है किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य क्या होगा, आत्मरक्षा। यहाँ पे आपने पहला पॉइंट जाना कि आत्मरक्षा जो है इकलौता लक्ष्य होगा अगर हम किसी के काम में बाधा पहुंचाते हैं तो। दूसरा है सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को क्या है, हानि से बचाना हो सकता है। तो यहाँ पे पहला आप डाल देंगे आत्मरक्षा, ठीक है, आत्मरक्षा। और दूसरा जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा हानि से बचाना। तो यहाँ पे इसलिए जो है हानि का सिद्धांत ये कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरों के काम में दखल देते हैं तो वो आत्मरक्षा एक रीजन होता है, एक दूसरा उसको हम हानि से बचाना चाहते हैं। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता से आप क्या समझते हो। देखिए विभेदक का मतलब होता है अलग अलग बर्ताव द्वारा जो हम समानता स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे बात करिए कि क्या समझते हैं आप इससे। तो समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि समानता देखिए सभी के साथ जरूरी है, समान हो, कानून के समक्ष भी समानता हो, लेकिन कभी कभी ये जो है कभी कभी जो है ये सही नहीं होता है। किस केस में नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका जो
विकलांग लोग हैं, जैसे आप कानून के समक्ष समानता है आपको, जैसे आप जो है वोट डालने की लाइन में खड़े हैं, ठीक है? आपको वोट डालने का अधिकार है मेनली। और यहाँ पे अगर बात करें तो अगर हम सोचे कि सब जो है लाइन से लगे हुए, यहाँ पे लाइन से लगे हुए। अब यहाँ पे कोई लास्ट में आता है लेकिन वो विकलांग है, ठीक है? तो यहाँ पे उसको पीछे नहीं लगा, मतलब ये है कि वो आगे जाके जो है हमें उसे पहले बोल देना चाहिए कि आप जाके आप आगे जो है वोट डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, हमने अलग बर्ताव किया इन लोगों के साथ, लेकिन हमने क्या किया है कि ये अच्छा है, ठीक है? इस व्यक्ति को जो है प्रॉब्लम्स हो रही थी तो हमने उसकी भी सुनी। तो यहाँ पे बात करी गई है कि लेकिन पर्याप्त नहीं है कि हम जो है समानता या कानून के समक्ष समानता है वो आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कभी-कभी ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सके और उनसे अलग-अलग बर्ताव करना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए दिव्यांगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनके साथ जो है अलग जो है बर्ताव किया जाता है, ठीक है? अलग बर्ताव किया जाता है। और यहाँ पे आपने मेट्रो देखे होंगे, मेट्रो हो गए, बस हो गया, यहाँ पे भी आप देखते होंगे तो यहाँ पे इनके लिए जो है अलग सीट जो है इनके लिए कुछ अलग जो है इनको हम जो है दी जाती है, अलग-अलग बर्ताव दिया जाता है ताकि उनको क्या है कि हम अपने समान बना सकें, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। छठे क्वेश्चंस पे आते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, रोल्स का न्याय का सिद्धांत क्या था? तो रोल्स ने एक न्याय का सिद्धांत दिया था जहां पे उन्होंने बताया था कि अगर किसी को अगर न्याय करना है तो हमें क्या है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जिसका समाज में मतलब जो है उसकी स्थिति, मतलब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, अज्ञानता के आवरण द्वारा जो यानी अज्ञानता का पर्दा है उसके द्वारा रोल्स ने जो है न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यदि व्यक्ति को अनुमान नहीं होगी कि उसकी समाज में क्या है, हैसियत क्या है, ठीक है? हैसियत और क्या है, और ऐसे समय में इसको जो है हम कोई क्या स्थिति है इसकी, अगर इसे नहीं पता हो और ऐसे समय में समाज को उसे संगठित करने के लिए दिया जाए, कार्य किया दिया जाए कि एक समाज को जो है आपने जो है अच्छे से बनाना है, ठीक है? तो वो जो है नीति निर्धारण करने को दिया जाएगा उसे, तो वो अवश्य ही मतलब ऐसी नीति बनाएगा, सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सकेगी। तो यहाँ पे ये रोल्स का न्याय का सिद्धांत था। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो राज्यसभा की तुलना में क्या है, लोकसभा को अधिक शक्तिशाली है लोकसभा, क्यों है? तो देखिए लोकसभा को मतलब अधिक शक्तिशाली क्यों है लोकसभा? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण एक ये पॉइंट डाल देंगे आपकी जो शासन व्यवस्था है, मतलब भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है उसमें लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, एक कारण ये हो जाएगा। और क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसे कार्यपालिका को हटाने तक की जो है शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पे आपने 2 पॉइंट देखे और ये 2 नंबर का ही पूछा जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हम समानता को जो है बढ़ावा किस प्रकार दे सकते हैं, ठीक है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, और समानता को किस प्रकार और बढ़ावा दे सकते हैं, फैला सकते हैं कि समानता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो विशेषाधिकार जो भी होते हैं, विशेषाधिकार की समाप्ति करके समानता की स्थापना कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो किसी राज्य को, ठीक है, किसी राज्य को, देश को हम विशेष अधिकार, मतलब हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पे राज्य आ जाएगा, ठीक है? हम किसी राज्य को विशेष अधिकार दे देते हैं कि आपका जो है मतलब आप देखते होंगे किसी स्टेट में, जैसे आपका जम्मू कश्मीर था पहले, ठीक है? जम्मू कश्मीर था तो वहां पे क्या है कि उसका अलग एक झंडा होता था, ठीक है? इनका एक अलग राष्ट्रगान होता था, बहुत सारी जो है। आप भारत देखिए तो भारत से जो है बहुत ही इसका जो है अलग था, ठीक है? भारत से ये अलग था, तो मतलब भारत से अलग नहीं था, भारत में ही था, लेकिन इसको विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन उसको समाप्त किया है क्योंकि समानता को स्थापित करने का एक ये तरीका है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा पॉइंट आपका। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, विभेदक बर्ताव आधारित लोगों के बीच अंतर को ध्यान में रखकर कुछ अलग बर्ताव आरक्षण की नीति बनाई गई है जिससे समाज में सभी वर्गों को अवसरों तक पहुंचाया जा सके। अब देखिए यहाँ पे पहले का जो समाज था हमारा, तो वहां पे देखिए तो जो निचली जाति के लोग थे, ठीक है, उनके साथ जो है बहुत अन्याय हुआ है जैसा कि हमने देखा। तो उनको क्या है कि हम अपने बराबर लाने के लिए उनको कुछ अलग जो है आरक्षण देते हैं, उनको जो है औरों से बढ़कर जो है आरक्षण दिया जाता है। सरकार की जो भी स्कीमें हो गई, ठीक है, सरकारी स्कीम हो गए, वो उनके लिए आगे होता है, ठीक है? तो इसको हम ये अप्लाई करके जो है समानता को जो है बढ़ावा दे सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा, कुछ देशों में इसे सकारात्मक कार्यवाही की नीति का नाम दिया गया है, ठीक है? तो 2 नंबर का था, मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए।
अब आते हैं यहाँ पे सेक्शन ए जो है आपका 8 क्वेश्चन था टोटल, ये आपका सेक्शन ए पूरा हो गया है। आई होप कि आपको टोटल क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब आते हैं हम सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होंगे आपके 4-4 नंबर वाले होंगे। यहाँ पे सेक्शन बी आपका जो है स्टार्ट हो जाता है। तो आते हैं 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका 9वां, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताना है। तो राजनीतिक कार्यपालिका सबसे पहले जानिए कि ये राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है इसके अंदर मंत्री आते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है जो भी प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, जिनका चुनाव होता है, ठीक है, मेनली सर जिनका चुनाव होता है वो आते हैं। इनको क्या है कि अभी इनका समय तो निश्चित होता नहीं, मतलब एक समय तो मतलब ये बहुत 5 साल तक रहते हैं, ठीक है। मतलब ये चुन के आते हैं तो ये हमेशा के लिए नहीं रहते, स्थायी नहीं रहते, अस्थायी होते हैं, ठीक है। अस्थायी में लिख देता हूँ, अस्थायी होते। और यहाँ पर जो ये अपने कार्य में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, कार्य में जो है बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि आप देख रहे हो 5 साल बाद दूसरा चेंज हो जाएगा, तो ये पूरी तरह अपने कार्य में बहुत अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो ये और यहाँ पे जो है 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है, ये आप लिख दोगे छोटे छोटे पॉइंट। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। वहीं पे हम राजनीतिक यानी राजनीतिक हो गया आपका, एक स्थायी कार्यपालिका होता है, ठीक है। स्थायी कार्यपालिका क्या होता है, ये जो है अपनी रिटायरमेंट की आयु तक काम करते हैं, ठीक है। और ये अपने कार्य में बहुत अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं। और ये जो है अपने कार्य में बहुत अच्छे होने के कारण क्या है, राजनीतिक जो कार्यपालिका आपने ऊपर देखी, इनकी ये मदद करते हैं, ठीक है। राजनीतिक कार्यपालिका की ये मदद करते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट इसके बता दिए मैंने, 2 पॉइंट इसके, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, 2-2 पॉइंट आप कर देना। अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, 2 से 3 लाइन में 1 पॉइंट होना चाहिए, तब आपको जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका ये भी 4 नंबर का है। समानता क्या है और समानता के 3 आयामों का वर्णन के लिए बोला गया है। तो समानता है क्या, समानता 2 पॉइंट में आपको बता देता हूं। सबके साथ बराबरी, अर्थ एक जैसा व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के समानता है, एक आप ये लिख सकते हैं। दूसरा है सबको विकास के लिए एक समान अवसर प्रदान करना तथा विशेष अधिकारों का अभाव ही वास्तव में समानता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि समानता है क्या, और यहाँ पे ये पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, और ये दूसरा। आपको कोई एक लिखने इन दोनों में, ठीक है। मैंने आपको 2 डेफिनेशन दिए, समानता क्या है और समानता के 3 आयामों की आप ऊपर जो हम डिस्कस करते हैं। समानता के 3 आयाम है। तो पहले आयाम पे आते हैं हम, समानता के राजनीतिक आयाम पे। तो राजनीतिक आयाम, जहां भी राजनीतिक आएगा वहां पे वोट डालने का अधिकार डालिए, ठीक है। पहला आपने डाल दिया मतदान का अधिकार। दूसरा आप डालिए कि यहाँ पे जो है आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, चुनाव में लड़ सकते हैं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें जो है आप डाल सकते हैं यहाँ पे राजनीतिक समानता में। जैसे सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्राप्त करना राजनीतिक समानता में शामिल है, ठीक है। समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी लाती है। तो यहाँ पे वही यही सब आप जो है राजनीतिक समानता में डालेंगे। वही हम जो है आर्थिक समानता की बात करें तो जो भी आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी और जो निर्धन है, गरीब और अमीर है, उनके बीच की जो खाई है उनको क्या है, कम करना है। और ये सही है कि किसी भी समाज में धनी या आमदनी जो लोग हैं, मतलब अमीर और गरीब लोग हैं, उनको पूरी तरह तो हम कर नहीं पाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम दोनों को बराबर कर दे, इसके पास भी 100 रुपए हो और इस गरीब के पास भी 100 रुपए हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हम 100 रुपए है इसके पास, हम कोशिश करेंगे कि ये जो है 75, ठीक है, 75 तक पहुंचे। इसको मतलब हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि 100% करने की, लेकिन ये हो नहीं सकता। लेकिन जो है हम फिर भी कोशिश करते हैं। और समान, ये सही है कि किसी भी समाज में धनी या आमदनी पूरी तरह जो है समानता शायद कभी विद्यमान नहीं थी, किंतु लोकतांत्रिक राज्य जो है समान अवसर पर की उपलब्धि कराकर, मतलब समान जो है इनको उपलब्धि कराती है। अब 100 अमीर है और मतलब गरीब है, तो यहाँ पे दोनों को एक समान ही दिए जाते हैं। जो भी सरकार की नीति आती है दोनों में ही आती है। अगर आप योग्यता के आधार पर चुने जाते तो आपको ये नहीं देखा जाएगा आप अमीर है या गरीब। तो यहाँ पे आप देखेंगे उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका देती है। तो यहाँ पे देखेंगे जो बहुत सारी चीजें जो गरीबों के लिए, सिर्फ यहाँ पे देखेंगे आप, तो सिलेंडर के बारे में आप जानते होंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पिताजी कितने लाख रुपए या कितने रुपए साल का कमाते। अगर ये आपका ज्यादा होता है तो यहाँ पे आपको जो सिलेंडर के ऊपर जो मिलता है, ठीक है, जैसे हम जैसों की बात करें तो यहाँ पे 900 का सिलेंडर आता है, तो उसमें से कुछ जो है पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम जो है निचली श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे साथ भी होता, मेरे घर में भी है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कम रुपए आपको जो है देना पड़ता है। यहीं पे बात करें जो यहाँ पे आपके कुछ पैसे जो बचे हुए हैं वो आपके अकाउंट में चले जाते हैं। यहीं पे अमीरों की बात करें तो यहाँ पे नहीं जाते उनके,
उनका अगर इतनी अर्निंग है उनकी साल की तो उनको नहीं दिया जाता ये सब। तो यहाँ पे देखेंगे आप गरीबों के लिए जो है अलग कुछ करने की कोशिश की जाती है सरकार द्वारा। तीसरा पॉइंट है सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। साथ ही समाज में सभी लोगों के आएगा, ठीक है, जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीजों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा हो गया, पोषक आहार हो गया और न्यूनतम वेतन की गारंटी को भी जरूरी माना गया है। समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो यहाँ पे आपने समानता के 3 आयाम देखे, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको पेपर में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही एक्सप्लेन कर देंगे। 6 नंबर का सॉरी ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये 6 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन मैंने 4 में लिया है। अब 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन जो है आपका मैथ से रिलेटेड आएगा और मैंने यहाँ पे जो है आपकी जो भी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक हो गई आपकी, इसके 3 चैप्टर आने हैं और सेकंड बुक के भी 3 चैप्टर आने हैं, ठीक है, इसके भी 3 चैप्टर आएंगे आपके। और यहाँ पे हम दोनों अगर 6 चैप्टर में से निकाले तो यहाँ पे मेरे को एक ही मैप दिख रहा है जो बार बार आ सकता है, ठीक है, और आ सकता है एक ही मैप निकल रहा है। अगर और भी मैप निकलेगा तो मैं आपके लिए एक मैप का जो है अलग वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर सिर्फ हम मैप कर लेंगे पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैप के लिए मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है और ये इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। यहाँ पे देखे तो मैंने क्वेश्चन ले रखा है, ये आपका जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है अभी तक 3-3 आपके 4-4 नंबर वाले थे, तो 5 में से कोई 4 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 5 देगा तो कोई 4 करिए। मैंने यहाँ पे 6 दे रखा है आपको समझाने के लिए कि आपको जैसे ए भरना है उत्तर प्रदेश कहाँ है, बी भरना है कर्नाटक, सी भरना है महाराष्ट्र, डी भरना है तेलंगाना, ई भरना है आपको बिहार और एफ भरना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो मैं मैप आपको लास्ट में दिखा दूंगा इंडिया का वहां पे, तो वहां पे आपको मैं दिखा दूंगा आपको भरना कैसे। अब आते हैं हम सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन होंगे आपके 6-6 अंक के होंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले 12वें क्वेश्चन पे आते हैं हम सेक्शन सी के। तो यहाँ पे बोला गया है सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जो है 3 सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है। तो सामाजिक न्याय की जो स्थापना है उसके लिए 3 सिद्धांत कौन कौन से? तो सबसे पहले हम सिद्धांत पे आते हैं, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, जो सभी के लिए समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके काम व कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। अगर भिन्न जातियों के 2 व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं तो उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए, यानी पैसे दोनों को एक समान मिलना चाहिए। यहाँ पे समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, यानी यहाँ पे अमीरी गरीबी नहीं देखनी चाहिए। यहाँ पे उसकी जो है एक योग्यता के लेवल पर आकर हमें देखना चाहिए, या जो है अगर दूसरी जाति का या लड़की है, ठीक है, यानी मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, यहाँ पे दोनों एक ही काम करें तो दोनों को बराबर वेतन मिलना चाहिए, लेकिन अभी के समय पे भी ये नहीं होता है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं हम, दूसरा आपका जो है समानुपातिक न्याय है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती है जहां समान जो है बर्ताव जो है अन्याय होगा, जहां समान बर्ताव अन्याय होगा। जैसे कौन सी? अब देखिए स्कूल है, स्कूल्स में अब जो है कक्षा है, वहां पे जो है एग्जाम हो रहा है, वहां पे सभी को एक जैसे अंक दिए जाए ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे समानुपातिक न्याय होता है जहां पे उसकी योग्यताओं के आधार पर उसके मेहनत, कौशल और संभावित खतरे को ध्यान में रखकर अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, ये न्याय संगत होगा। अब यहीं पे देखिए हम यहाँ पे यूज किया गया है संभावित खतरे को ध्यान में देखकर पैसे। अब इसका एग्जांपल कैसे देंगे आप? छात्र वाला तो एक हो गया आपका एग्जांपल, ठीक है, कि छात्र ने एक क्लास में छात्र है और एग्जाम हो रहा है तो सभी को एक जैसे हम अंक नहीं दे सकते, वो उनकी योग्यता के अनुसार जो है दिया जाएगा, उनके मेहनत कौशल के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 व्यक्ति है काम करते हैं, एक ये काम करते हैं जिसमें खतरा कम होता है, ठीक है, खतरा नहीं होता है, और दूसरे जो काम करते हैं यहाँ पे खतरा होता है, यहाँ पे इनकी जान जाने का खतरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिसके जो खतरा होता है इनको हम अलग जो है पैसे दे सकते हैं, इनकी जो भी पैसे होते हैं पारिश्रमिक इनको अलग दिए जा सकते हैं और इनको जो है कम दिए जा सकते हैं। तो ये न्याय संगत है, समानुपातिक न्याय है ये, ठीक है। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, अगला है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि दिव्यांगों के लिए एग्जाम्पल में, जैसे इसमें देखते हैं जब कर्तव्य व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है, उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए। तो देखिए विशेष जरूरत है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई वर्कर है काम कर रहे, 2 वर्कर है काम कर रहे यहाँ पे, तो किसी एक को जो है यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो वहाँ यहाँ पे जो है हमें इसकी प्रॉब्लम्स को समझे और इसकी विशेष जरूरत है
साथ ही इसको पैसे भी चाहिए। तो जो क्या है, हमें विशेष जरूरत का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। ये बाद में तो काम कर लेगा, ठीक है, ये व्यक्ति जो है बाद में काम कर सकता है, परंतु ये अभी अस्वस्थ है, तो इसको हम वेतन दे सकते हैं अगर इसने जितने दिन काम किया, या पूरा भी दे सकते हैं हम। ये मानवता के ऊपर निर्भर करता है। वैसे तो आजकल वैसे आज के समय में कोई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन हमें विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। वहीं पे अगर इसकी जो तबीयत खराब हो जाती है तो हम इसे पैसे देके भेज सकते हैं, आप स्वस्थ रहिए, फिर उसके बाद आप काम पर आ सकते हैं। यहीं पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे जो है विशेष जरूरत, मैंने दिव्यांग वाला आपको बताया था कि इनकी विशेष जरूरतें हैं, इनको अभी अपने जो काम है उसको जल्दी कराना है, जैसे लाइन में लगे हुए मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो यहाँ पे इनकी विशेष जरूरत है, तो हमें इसको विशेष ख्याल के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। फिर इसी के अथवे में आता है 6 नंबर में, भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए कदम आपको बताने। तो देखिए भारत ने जो है बहुत सारे कदम उठाए हैं जिससे क्या है, सामाजिक न्याय जो है स्थापित हो। आंसर्स में देखें तो भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए कदम कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला है निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। यहाँ पे जो है सरकार ने निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे के प्राथमिक जो शिक्षा है वो अनिवार्य कर रखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना है, यानी 5 वर्ष की जो योजनाएं होती, पंचवर्षीय योजनाएं होती, तो यहाँ पे सरकार लाती रहती है। अंत्योदय योजनाएं होती है, ठीक है। वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। जो भी पैसे आते होंगे, आप देखते होंगे गांव में अगर आप है तो वहां पे सरकार द्वारा कुछ ना कुछ दिया जाता है। मौलिक अधिकारों में प्रावधान और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रयास, तो ये चीजें जो है सरकार द्वारा की जा रही है और ये उठाए गए कदम है सरकारों के द्वारा, भारत सरकार ने। तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे और भी पॉइंट्स थे, मैंने कुछ ही पॉइंट आपके लिए लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेषाधिकारों का वर्णन करना है। राष्ट्रपति के कोई 3 विशेषाधिकार। तो सबसे पहला विशेषाधिकार जान लीजिए, यहाँ पे जो है पुनर्विचार करने का अधिकार। इनके पास जो है कोई भी विधेयक आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी विधेयक आता है कानून बनने के लिए तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है तो वो विधेयक कानून बन जाता है, वरना वो उसे वापिस भेज देता है। तो ऐसे में क्या होता है, राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार करने के लिए उस पर कह सकता है। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर जो है पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वह सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां है तो फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर जो है पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यहाँ पे आप ये डालेंगे पुनर्विचार। दूसरा जो है इसके पास सबसे बड़ी जो है वीटो की, दूसरी सबसे बड़ी शक्ति इसके पास वीटो की है। दूसरा जो है राष्ट्रपति के पास वीटो का यानी निषेधाधिकार बोलते हैं इसे, निषेधाधिकार होती है, जिससे वह संसद द्वारा जो पारित विधेयक है, धन विधेयक को छोड़ के बाकी सारे विधेयक में ये लागू होता है। उसको छोड़कर जो है वो स्वीकृति देने में विलंब यानी देरी कर सकता है या स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा जो है इसके पास सबसे जो बड़ा एक तरह से कहेंगे, इसके पास क्या है, प्रधानमंत्री तक को जो है चुनने की शक्ति है। जैसे तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होती है, जिसमें आप देखते होंगे अगर लोकसभा में जो है किसी को बहुमत नहीं मिला है, तो किसी को नहीं मिला है तो ऐसे समय में कौन चुनेगा, प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति ही चुनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विशेष जो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो है ये जो है विशेषाधिकार जो है उत्पन्न होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा में बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किससे बहुमत का समर्थन प्राप्त है और कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा जो है इसके पास सबसे बड़ा है, जिसमें प्रधानमंत्री को चुनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 3 विशेषाधिकार जाने राष्ट्रपति के। इसी के अथवे में पूछा गया है कि आपको बताना है मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका आपको बतानी। तो एक तरह से आपको जो है प्रधानमंत्री के एक तरह से कार्य बताते हैं, या मंत्री परिषद का हेड होता है तो जो कार्य करेगा वो उसी के अंडर आएंगे। तो मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं प्रधानमंत्री। दूसरा है कई विभागों का जो है बंटवारा करते हैं। तीसरा देखते हैं मंत्री परिषद जो है उसका पुनर्गठन करते हैं, ठीक है। मंत्री मंडल का अध्यक्ष होना, राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होते हैं ये, सदन के नेता और सरकार के मुखिया यानी सरकार के प्रमुख। तो यहाँ पे कुछ जो है इनकी आप भूमिका के ऊपर जो है एक्सप्लेन कर देंगे। 6 नंबर में था क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे जो 11वां क्वेश्चन था, यहाँ पे आपसे जो भी स्टेट पूछे गए
जैसे आपके जो है यूपी पूछा गया था, ठीक है, यूपी पूछा गया आपसे, बिहार पूछा गया, यहाँ पे बिहार आ जाएगा, यहाँ पे जो है महाराष्ट्र आ जाएगा आपका। बाकी आपको मैंने मैप दिखा दिया, वैसे कई बार मैंने आपको बता रखा है ये, ठीक है। यहाँ पे जो है आप भर लेना, वैसे मैं आपको ये नाम दिखा देता हूँ। यहाँ पे टोटल 6 है जिसमें कर्नाटक आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपको जो है आप भर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका जो है आंध्र प्रदेश जो बचा है, आंध्र प्रदेश यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपका जो है तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना, यहाँ पे जो है कर्नाटक। कितने हो गए आपके? 2 2 4 और ये 2 6 के 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका मैप आएगा, 4 करने होंगे, 5 क्वेश्चन दिए होंगे उसमें। तो ये था आपका जो है पूरा का पूरा पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह आपका जो है पेपर आएगा और बहुत अच्छे से आपको पेपर देना है। और पेपर से पहले आपको जो है प्रैक्टिस पेपर, मैंने आपको बार बार बताया, 3 प्रैक्टिस पेपर और इसको लगा के 4 हो गया, ठीक है। 4 मैंने करवा दिए, कल आपका 5वां आएगा, फिर पेपर से एक दिन पहले 6ठा आ जाएगा, टोटल 6 आ जाएंगे। और 6 में से आप जो है मैं कहूँ तो आप 6 के 6 कर लेंगे तो 90 प्लस स्कोर, 95 प्लस जो है, या आप 95 प्लस जो है स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चंस लिए गए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो है आपको राइट साइड में जो है सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिखेगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा, आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन पा सकोगे। और यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।